हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन है जिसमें गुड्स जो परचेज की जाती हैं, जब ट्रांजैक्शन होती है साइनिंग द एग्रीमेंट साइन होने के टाइम पे ही गुड्स जो है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती हैं किसको? हायर परचेजर को। ठीक है, सेलर से परचेजर के पास गुड्स ट्रांसफर हो गई, लेकिन जो पेमेंट की जाएगी परचेजर जो है जिसको हम कहते हैं हायर परचेजर, और जो सेलर है उसको हम कहते हैं हायर वेंडर। तो जो परचेजर है वो पेमेंट किस में करता है? इंस्टॉलमेंट्स में। ये जो इंस्टॉलमेंट्स है एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है कि इस तरीके से पेमेंट्स करनी होती है जिनको कि हायर चार्ज कंसीडर किया जाता है। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती तब तक ये माना जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ओनली गुड्स को पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं मानी जाती। ठीक है, और अगर पेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो जाता है, चाहे लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में भी डिफॉल्ट किया जाए, उस केस में भी क्या माना जाता है कि सेलर को ये राइट मिल जाता है कि वो जो है गुड्स को रीपोजेस कर सकता है। मतलब गुड्स जो है सेलर को वापस मिल जाएंगी और जितनी भी अमाउंट अब तक एज इंस्टॉलमेंट सेलर को मिली थी वो सभी अमाउंट जो है वो फॉरफिट कर सकता है। मतलब वो सभी अमाउंट जो है सेलर के पास ही रहेंगी, उसको एज अ हायर चार्ज वो अपने पास रखेगा, वापस करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती। और अगर जो है सभी इंस्टॉलमेंट सही तरीके से पे कर दी जाती हैं तो उस केस में क्या होता है? ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर वेंडर टू द हायर परचेजर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, फॉरफिट किस तरीके से किया जा सकता है, जो कि हमारे बीकॉम क्लास में जो हमारे पास एक तो जो है पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन है which is given in the book of BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हायर परचेज सिस्टम। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में हमें कि x जो है वो परचेज कर रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 फ्रॉम y 4 मशीन्स। ठीक है, 4 मशीन्स जो है खरीदी जा रही है हायर परचेज सिस्टम के बेसिस पे। कैश प्राइस जो है हर एक मशीन का 40,000 है। ठीक है, और पेमेंट जो की जाएगी किस तरीके से की जाएगी? 10% कैश प्राइस डाउन, मतलब डाउन पेमेंट जो साइनिंग की जाती है एग्रीमेंट की उसी टाइम पे 10% पे कर दिए जाएंगे, और बाकी जो 25% है वो पे किया जाएगा एंड ऑफ द फॉलोइंग 4 ईयर्स। आगे आने वाले जो है 4 सालों में पेमेंट उसकी की जाएगी। ठीक है, तो अब हमें जो है आगे देखना है कि बाकी क्या इसमें बताया गया है। एक्स जो है पे कर देता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन वो उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है एक्स पे नहीं कर पाता, विच वाज ड्यू ऑन 31/12/2016। हायर वेंडर जो है रिपोजेस कर लेते हैं 3 मशीन्स को, एक मशीन जो है हायर परचेजर के पास ही छोड़ देता है, एंड एक्स जो है जो हायर हमारा परचेजर है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 10% चार्ज कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। वैल्यू 3 मशीन्स की जो हम कंसीडर करते हैं जो रिपोजेस करेगा वो किस पे करेगा? हायर वेंडर एट द कॉस्ट लेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, और हायर वेंडर जो है फिर उस पे जो भी मशीन उसने रिपोजेस की है 21,000 उनकी रिपेयर पे स्पेंड करता है और फिर उसको जो है सोल्ड कर देता है, उनमें से एक मशीन को 30,000 पे। अब हमें क्या बनाना है इसमें? हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स, एंड गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हमारा सॉल्यूशन जो है रहेगा इस क्वेश्चन का।
तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हायर परचेजर जो है हमारा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में हमें अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वेंडर का अकाउंट, वाई का अकाउंट। ठीक है, वेंडर का अकाउंट बनाने में हमें सबसे पहले देखना है कि मशीनरी का जो है कैश प्राइस कितना था। एक मशीनरी का जो है कैश प्राइस जो है 40,000 था। तो 4 मशीनरीज है, 4 मशीनरीज का कैश प्राइस कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि कैश प्राइस जो है मशीनरीज का 4 मशीन्स का 1,60,000 हो जाता है। फिर हम देखेंगे हायर परचेज प्राइस कितना है। 16,000 जो है एग्रीमेंट के साइनिंग के टाइम दिया है और 40,000 जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है बन जाता है हायर परचेज प्राइस 40,000 इंटू 4 करके प्लस 16,000 करेंगे 1,76,000। तो कैश प्राइस 1,60,000 है, हायर परचेज प्राइस 1,76,000 है। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा हमारा, इंटरेस्ट हमारा डिफरेंस होता है हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी बन जाएगी 16,000। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के टाइम पे हमें कितना कितना इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है मेथड होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होता तो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन तो हम इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होता है, जितना टोटल इंटरेस्ट है और जितनी इंस्टॉलमेंट्स में वो देना है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ईयर्स जो है हमें 4 इंस्टॉलमेंट देनी है तो इसको इन्वर्स कर लेते हैं 4,3,2,1। ठीक है, और 16,000 को 4,3,2,1 रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 6,400, सेकेंड ईयर, थर्ड, इस तरीके से हमारा जो है इंटरेस्ट जो है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से कैलकुलेट हो गया। अब हमने जो ये अकाउंट बनाना है जो कि हमारा वेंडर का अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो इसमें देखो क्या हुआ था 2015 में जनवरी 1 को क्या हुआ था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, मतलब यहाँ पे हमने वेंडर के अकाउंट में मशीनरी को इधर क्रेडिट किया 1,60,000 से। उसके बाद जो है हमने देखा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके 16,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है। this is not first installment, this is the amount which is paid on the signing the agreement। ठीक है, मतलब वेंडर को जो है ये अमाउंट साइनिंग हुई थी जब एग्रीमेंट की उस टाइम पे ये मिल गया था। ठीक है, उसके बाद उसको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम जो एंट्रीज कर रहे हैं ये हायर परचेजर की बुक्स में करनी है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हायर परचेजर की बुक्स में हम जो है अकाउंट बना रहे हैं वेंडर का वाई का। तो वाई को यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000 पे किया गया है 31 दिसंबर को। ठीक है, ये जनवरी 1 को साइनिंग हुई थी जब एग्रीमेंट की, उसी टाइम पे कर दिया था। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 की पे की। ठीक है, इंटरेस्ट जो है 31 दिसंबर को लगाया गया है 6,400 का, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से। बैलेंस यहाँ पे ये बच जाता है 1,10,400। फिर 2016 में बैलेंस ये लेके चले गए, इंटरेस्ट हमें पता है। अब यहाँ हमारी प्रॉब्लम आती है, हमें बताया कि सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पे की है, उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, डिफ़ॉल्ट कर दिया है, जो कि हायर परचेजर था उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इसमें हमें मशीन की क्या वैल्यू यहाँ पे दिखानी होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट करके हम ये पर्टिकुलर वैल्यू दिखाएंगे। ये कहाँ से कैलकुलेट की, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, इसके लिए देखो क्या है कि 3 मशीनरीज को रिपोजेस कर लिया गया है। ठीक है, तो एग्रीड वैल्यू ऑफ 3 रिपोजेस्ड मशीन हम देखेंगे किस वैल्यू पे मशीन्स को वापस लिया है हायर वेंडर ने। ठीक है, कॉस्ट जो है 3 मशीन्स की 1,20,000 है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया है 10% का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हो गया 12,000, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया गया है, इसलिए जो है ये
अगर हम देखें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमें बताया गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो है वो डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है, जो वैल्यू 3 मशीन्स टेकन होगी। और बुक्स में जो एक्स चार्ज कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इसी के बेसिस पे हम मशीनरी की यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज हेयर दैट इज कि हमने फर्स्ट ईयर का ये डेप्रिसिएशन लगाया, सेकेंड ईयर का इस पे 10% लग गया, तो ये वैल्यू बचती है। और वैल्यू ऑफ 3 मशीन्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में अगर वैल्यू देखते हैं तो वो क्या है, 1,20,000, इसमें से जो है 10% डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो गया। फिर सेकेंड ईयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, जो बुक्स में हायर परचेजर यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं, और जो टेकन की गई है बुक्स हायर वेंडर के थ्रू, वो जो है मशीन्स जो टेकन की गई हैं वो जो है ली गई हैं बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए, ठीक है। तो बुक्स में जो है वैल्यू वो 96,000 बनती है, और ली गई है जो हायर परचेजर ने 97,200। हायर वेंडर ने जो है मशीनरीज वापस ली हैं। तो गेन कितना रहेगा डिफॉल्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफॉल्ट जब किया परचेजर ने, तो वेंडर ने वो सारी मशीन्स 3 मशीन्स ले ली, उन 3 मशीन्स को जो बेनिफिट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि ये हमारा अकाउंट जो बन रहा था, जो वेंडर का अकाउंट हम बना रहे थे, ये हमारा कैसे है, इसको यहाँ पे देखिए कि बैलेंस हमारा है 1,10,400 का, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, मशीनरी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देख ली, इस वैल्यू पे जो है वेंडर ने मशीनरी को ले लिया है। तो बैलेंस जो है मशीनरी अकाउंट का, वेंडर अकाउंट का बैलेंस जो है ये बचता है 18,000, ठीक है। उसके बाद हमें जो है आगे जो बनाना होगा वो हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट जो बनेगा उसमें हमारा क्या रहता है कि हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी पे क्या लगाया, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में ये देखें तो 2015 में जब मशीनरी परचेज हुई है तो ये कैश प्राइस है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट जनवरी 1 को, और 31 दिसंबर को जो है ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। नेक्स्ट ईयर में जब डिफॉल्ट हो गया था तो उस केस में पहले ये बैलेंस यहाँ ले जाएंगे, डेप्रिसिएशन ये चार्ज हो गया, मशीनरी टू वाई जो हमने वाई टू मशीनरी जो पीछे हमने वेंडर अकाउंट में किया था उसी के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट में हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी ये बाय वाई जो कि वेंडर है, ये वैल्यू मशीनरी की जो उसने रिपोजेस कर ली। तो बाकी जो मशीनरी नहीं ली उसके अकॉर्डिंग जो है बैलेंस मशीनरी अकाउंट का ये बच जाता है। और 1200 जो भी हमने कैलकुलेट किया था गेन, जो कि आपको मैंने बताया था किस तरीके से जो है गेन हमने कैलकुलेट किया है, जो कि एग्रीड वैल्यू जो मशीनरी की है उसको हम डिफरेंस देखते हैं मशीनरी की बुक्स में जो वैल्यू थी उससे, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो ये 1200 का एक तरह से गेन हो जाता है डिफॉल्ट के। अब हमारा जो है इसमें रहेगा आगे इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है। 2 अकाउंट हमने बना लिए। हायर वेंडर की बुक्स में हमें गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट बनाना है। गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, जो है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट जो कि हायर परचेजर है, ये वैल्यू इस वैल्यू पे जो है गुड्स रिपोजेस की गई है, ठीक है। वेंडर ने रिपोजेस कर लिए एक्स से ये गुड्स, और 21,000 फिर जो है रिपेयर के लिए स्पेंड किया गया है। गुड्स रिपोजेस्ड पे 21,000 स्पेंड किए गए हैं, तो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और 31 दिसंबर को क्या किया, गुड्स जो रिपोजेस की थी उनमें से एक को 30,000 में सेल कर दिया गया है।
अब इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमने 9400 जो है 9400 कैलकुलेट किया है, ये अभी आपको बताते हैं कैसे किया है। और उसके बाद जो है बाकी जो है मशीन्स उनका 2/3 मतलब एक मशीन की कॉस्ट इसके बेस पे हम देखेंगे 1,18,200 3 मशीन्स की एक तरह से कॉस्ट है। तो 1 मशीन की क्या हो जाएगी, इसको 1,18,200 डिवाइडेड बाय 3 करके हमने देख लिया, ये एक मशीन की कॉस्ट हो गई। एक मशीन की कॉस्ट ये है और 30,000 पे उसको सेल किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो गया रीसेल पे। तो ये जो लॉस है इसको हम गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में यहाँ पे शो कर रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। जो गुड्स रिपोजेस की गई हैं उन पे लॉस हो रहा है हमें यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9400 टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये डाल दिया लॉस। ठीक है, अब ये बैलेंस जो बचा है 78,800, या तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू में से हम जो है ये टोटल जो 1 मशीनरी की लॉस की और ये वैल्यू है इकट्ठी माइनस कर देंगे, या फिर 1/3 तो एक मशीनरी की कॉस्ट है, 2/3 जो है बाकी 2 मशीनरीज की कॉस्ट है, जो कि बैलेंस में गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट के बैलेंस में ये बच जाएगी। अगर इनको भी सेल करते तो इसका भी प्रॉफिट और लॉस हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा सकते थे, पर अभी इनको सेल नहीं किया है, इसलिए सिर्फ एक मशीनरी जो सेल की है उसका यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम जो है हायर परचेज सिस्टम में, अगर कोई जो वेंडर है वो गुड्स को रिपोजेस कर लेता है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ हायर परचेजर, तो किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहती है, क्या क्या अकाउंट हमारे नेसेसरी अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं, ये सब आपको इस वीडियो के थ्रू जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।